Hello students, this is Durgesh Singh and today we are going to start our new topic, development of resources. We will try to understand in this topic the importance of resources, what are the importance of resources, what are the reasons for the depletion of resources, and what are the various steps has been taken by the different government to sustain the resources. So we will try to understand one by one every topic. So let us understand first the importance of resources. Resources are vital for human survival, as well as for maintaining the quality of life. The quality of life. So, resources are important for human survival and for maintaining the quality of life. Human survival का क्या मतलब है? बिना पानी के आप जिंदा नहीं रह सकते. Without water, can you live? No. So water is also a resource. We do farming on the land. हम फार्मिंग करते हैं लैंड पे. लैंड इज आल्सो रिसोर्स. तो फार्मिंग के थ्रू हमें वीट राइसेस जो मिलते हैं जिसके कारण हम सर्वाइव कर पाते हैं. दिस इज आल्सो रिसोर्स. सो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए रिसोर्स जरूरी. इवन द ट्रैक्टर्स, द थ्रेसर्स दैट वी यूज, द प्लाविंग मशीन, these all are resources. For maintaining the quality of life, we also need resource, like we have mobile phone for entertainment, for chatting with someone, to watch videos, to do study. In various activities we use mobile phone, है ना. तो ये भी आपकी quality of life को क्या करता है, बढ़ा देता है. You have laptop, you have smart TV, AC. अगर आप गर्मी लग रही है, एसी आपने चला दिया, इफ़ यू हैव एसी तो आपको गर्मी नहीं लगेगी. ठंडी में ब्लोअर चला दिए, आपको गर्मी नहीं लगे, आपको ठंडी नहीं लगेगी. इस तरह से रिसोर्सेज क्या करते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा देते हैं. रेफ्रिजरेटर गर्मी में आपको ठंडे पानी पीने के लिए. इसी तरह से वार्डरोब वगैरह. इसी तरह से कार है तो आप किसी भी मौसम में कहीं भी जा सकते हैं. बरसात में भी, ठंडी में ब्लोअर चला के आप चले जाइए, गर्मी में आप एसी चला के जाइए. सो योर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज आल्सो इम्प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज. इवन द क्लॉथ दैट यू वियर इज आल्सो रिसोर्स. द मार्कर आई हैव इन माई हैंड, द डस्टर, द ब्लैक बोर्ड. तो ये सारी चीज़ें क्या है, रिसोर्सेज. और ये सारे रिसोर्सेज आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन सर्वाइवल इन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है. So the first point is resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. ये clear हो गया होगा. Now coming to the second point. It was believed that resources are free gift of nature. तो ये वास्तव में सही है कि रिसोर्सेज क्या है, फ्री गिफ्ट्स हैं नेचर के. हमें नेचर के थ्रू ये रिसोर्सेज मिले हैं
एंड इसकी वजह से हम सरवाइव कर पा रहे हैं, इसकी वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही है। बट कुछ लोग इसको गलत तरीके से समझ रही है। उनको लगता है, दे थिंक कि रिसोर्सेज चूँकि फ्री गिफ्ट है नेचर का, तो हम उसे जैसे मन वैसे यूज करें। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, रिसोर्सेज को पहले कुछ फ्यू हैंड्स में क्या हुआ, एक्यूमुलेट कर दिया गया। कुछ बड़े पावरफुल लोगों ने रिसोर्सेज को अपने अंडर में ले लिया, एंड फॉर देयर ओन नीड्स दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट दोज रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली। तो उसको इनडिस्क्रिमिनेटली अब वो यूज कर रहे हैं अलग अलग, मतलब पानी की ज़रूरत जितनी है उससे ज़्यादा उसको निकाल देना। जैसे ओवर इरिगेशन गांव में होता है कि जितना ज़रूरत है उन्होंने, चूँकि अब मशीन लगा दी है, तो जितना ज़रूरत है पानी, खेत को जितने पानी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा का वो इरिगेशन कर रहे हैं। इस तरह से हम जो केयरलेस होके अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और सोच रहे हैं ये फ्री गिफ्ट है नेचर का, तो इट कैन आल्सो डिप्लीट, ये डिप्लीट भी कर सकता है। और कुछ रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल हैं वो डिप्लीट कर जाएंगे, और जो रिन्यूएबल हैं वो भी डिप्लीट कर जाएंगे अगर आप उनके रिन्यू होने का जो अमाउंट है उससे ज़्यादा आप उसको यूज करेंगे। तो उसके कुछ दिन बाद वो डिप्लीट कर जाएगा, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल। तो इस तरह से हम इम्पोर्टेंस या फिर यूजेस देखें रिसोर्सेज के, तो एक तो ये है कि ह्यूमन सर्वाइवल और मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए रिसोर्सेज ज़रूरी हैं। एंड द सेकेंड इज़ कि इसको लोग फ्री गिफ्ट नेचर का समझ के इनडिस्क्रिमिनेटली यूटिलाइज करने लगे। इसका मतलब ये था कि ये फ्री गिफ्ट है नेचर का, बट वी हैव टू यूज इट वाइजली, जुडिशियसली। लेकिन लोगों ने इसको अलग तरीके से समझ के यूज करना शुरू किया, एंड दैट्स क्रिएटेड द प्रॉब्लम। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, वाई डू ह्यूमन बीइंग्स यूज रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली। ह्यूमन बीइंग्स रिसोर्सेज को क्यों इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं। तो हमने ये पॉइंट पढ़ा, उसकी वजह से क्या हुआ, एज ए रिजल्ट जो लास्ट पॉइंट था, बिकॉज पीपल बिलीव दैट इट वाज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, एज ए रिजल्ट human beings, as a result, human beings used them indiscriminately. So human beings use them indiscriminately, and this has led to following major problems, and this has led to following major problems. अब ये जो इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज करना शुरू किए, यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। बिकॉज दे बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, दे स्टार्टेड यूजिंग इट इनडिस्क्रिमिनेटली without thinking what will happen in the future or how will our future generation will survive. इसको बिना सोचे समझे यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई। एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेजर what are the major problems. So major problems
मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं? पहला, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस for satisfying the greed, depletion of resources for satisfying the greed of a few individuals. So depletion of resources for satisfying the greed of a few individuals. तो इसकी वजह से हुआ क्या, कुछ लोगों ने जो है अपनी ग्रीड, अपनी लालच को केवल फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज का यूज करना शुरू किए एंड दैट लेड टू डिप्लीशन, वो रिसोर्सेज ख़त्म होने लगे धीरे धीरे। अब जैसे ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर को अब कुछ लोग इंडस्ट्री लगा के पैसे इन्वेस्ट करके ग्राउंड वाटर से पानी निकाल के अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश करें तो इट विल अल्टीमेटली डिक्रीज द ग्राउंड लेवल एंड एक समय बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो पर्टिकुलर अपने बेनिफिट के लिए जब इस तरह से इंडस्ट्रीज या फिर लोग रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तो ये रिसोर्सेज डिप्लीट कर जाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे बहुत बड़ा बाग है, बगीचा है, अब उसको कट करवा के वहाँ पे इंडस्ट्री लगाना, जबकि इंडस्ट्री वहाँ लगानी चाहिए जहाँ पे जो वेस्ट लैंड है, जहाँ पे ना तो फार्मिंग हो सकती है और ना ही कोई बहुत बड़े बगीचे हैं। तो वो वेस्ट लैंड है, तो फार्मिंग नहीं हो सकती, तो या तो वहाँ बिल्डिंग बना दो या तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगा दे, जिससे कि उस लैंड का भी यूटिलाइजेशन हो सके। बट लोग अपनी सुविधा के हिसाब से जो है पेड़ों की कटाई करके या फिर एग्रीकल्चरल जो एरेबल लैंड होते हैं उस पर जो है इंडस्ट्रीज लगा देते हैं। तो ये जो है, जो बिना सोचे समझे हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ये अल्टीमेटली हमारे रिसोर्सेज को डिप्लीट करता है। सो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। अब जैसे कोल है, कोल का एक लिमिटेड अमाउंट है, अब उसको बहुत ज़्यादा अगर आप निकाल लोगे तो एक समय बाद जो 50 साल चलना था 20 साल में ख़त्म हो जाएगा, 20 साल चलना था 10 साल में ख़त्म हो जाएगा। अगर आप उसको पर्सनल केवल ग्रीड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिना सोचे कि इन फ्यूचर व्हाट विल डू आवर फ्यूचर जनरेशन, तो आप जब अपने पर्टिकुलर ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज का यूज़ करते हो तो वो अल्टीमेटली डिप्लीट करता है रिसोर्सेज को। और गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो ज़रूरत के हिसाब से तो लोगों के पास रिसोर्सेज हमारे पास हैं, बट इट कैन नॉट सेटिस्फाइड योर ग्रीड, ये ग्रीड आपकी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम इज accumulation of resources accumulation of resources in a few hands. In a few hands, which in turn divided the society into two segments. कौन कौन सा सेगमेंट्स है? हैव्स
have not. Means rich and poor. अब हुआ क्या कि रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन कुछ लोगों के हाथ में चला गया, कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज कंसंट्रेट हो गया। अब जब रिसोर्सेज कुछ लोगों के पास कंसंट्रेट हो जाएंगे तो इस तरह से हमारे यहाँ रिसोर्सेज जब कुछ ही लोगों के पास होंगे तो उनकी अर्निंग, जिनके पास होगी उनकी अर्निंग अच्छी होगी, तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएंगे, रिच, एंड जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो पुअर हो जाएंगे। अब एक ये कुछ ही लोगों के हाथ में है, अगर ये सबके हाथ में होता तो मे बी द कंडीशन विल बी डिफरेंट, तो उस समय सिचुएशन थोड़ी अच्छी, कंडीशन दूसरी होती। लेकिन है क्या कि कुछ लोगों, जैसे आप जानते हो कि आपके कंट्री का 90% जो वेल्थ है वो नियर अबाउट 20%, टॉप 20% लोगों के पास है। तो इस तरह से जो ये एक्यूमुलेशन है प्रॉपर्टी का, इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक हैव्स में आ गया और एक हैव नॉट में। हैव्स का मतलब ऐसे लोग जिनके पास रिसोर्सेज हैं, दैट मीन्स दे आर पावरफुल, दे आर रिच पीपल, और हैव नॉट का मतलब ऐसे लोग जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, सो दे आर पुअर पीपल। अब जिनके पास रिसोर्सेज, मान लो आपके पास 10 इंडस्ट्री है या कार है, 10 बंगले हैं, या तो इस तरह से आपके पास ज़मीन है बहुत बड़ी, तो आपके पास रिसोर्सेज हैं और आप क्या हैं, रिच हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, दे आर वर्किंग ऑन, दे आर डूइंग फार्मिंग इन अदर पीपल्स लैंड, दूसरे लोगों पे की ज़मीन लेके उन पे जो है फार्मिंग कर रहे हैं, फिर 1/4 या 1/2 वो जितना प्रोड्यूस करते हैं उसका उनको देना पड़ता है जिसकी लैंड है। तो इस तरह से हमारी सोसाइटी जो है रिच एंड पुअर में डिवाइड हो गई है। और ये एक्यूमुलेशन अगर बढ़ता रहा तो ये बहुत ही खतरनाक होता है, बिकॉज दोज हु आर इन पावर विल अल्टीमेटली फोर्स यू टू डू एज दे विश। जैसे अभी मैं एग्जांपल दे दूं, बॉलीवुड में अभी देखिए, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ को कुछ 2-4 लोग मिल के पूरे प्रोडक्शन हाउसेस को कंट्रोल करते हैं, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इन देम। तो अब प्रोडक्शन हाउसेस बिना प्रोडक्शन, मतलब बिना पैसे लगाए तो मूवियाँ बनेंगी नहीं, तो वो करते क्या है, अब पूरा मोनोपोली क्रिएट कर लिए हैं। अब वो जिसको चाहेंगे उसकी मूवी चलेगी, मतलब उसकी मूवी शूट होगी, जिसके चाहेंगे उसकी नहीं चलेगी। अगर वो बायकॉट कर दिए तो उनको प्रोड्यूसर वो उस हीरो या उस डायरेक्टर को कोई फाइनेंस ही नहीं करेगा। तो इस तरह से मोनोपोली क्रिएट हो गई है, एंड उसकी वजह से देख रहे हैं आजकल नेपोटिज्म को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर कुछ लोगों के हाथ में आ जाएगी तो फिर वो प्रॉपर्टी अपने बच्चों के हाथ में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर वो अपने बच्चों के हाथ, तो इस तरह से प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कुछ ही लोगों तक लिमिटेड हो जाएगी, एंड इट विल अल्टीमेटली लीड टू डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज। और इसकी वजह से पूरे ग्लोबल, मतलब ओवरऑल उनके लिए भी खतरा होगा इन फ्यूचर। तो इस तरह से एक्यूमुलेशन जो है प्रॉपर्टी का वो नहीं होना चाहिए। तो ये दो प्रॉब्लम हो गई। पहली प्रॉब्लम हो गई डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज जस्ट टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इन फ्यू इंडिविजुअल्स, एंड सेकेंड वन इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी आना, और इसकी वजह से सोसाइटी जो है हैव्स एंड हैव नॉट, यानी रिच एंड पुअर में डिवाइड हो गई। अब आप ये भी जानते हैं कि रिसोर्सेज जिनके पास होंगे तो वो चाहे जैसे यूज करें उसे। भाई अगर आपके पास कार है तो आप कार को आप चाहे जैसे यूज करिए, चाहे उसको डेली मॉर्निंग वॉक में जो लेके जाइए, और अब वैसे ही किसी के पास लैंड है तो उस लैंड के नीचे जो भी ग्राउंड वाटर है अब उसको चाहे वो जैसे निकाल लें। तो इस तरह से अगर वो इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज करेंगे, यू कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट देम बिकॉज दे आर पावरफुल। तो ये अल्टीमेटली ये सोसाइटी के लिए सही नहीं है। नाउ द थर्ड पॉइंट वी विल डिस्कस, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए इसका लार्जर इम्पैक्ट क्या है।
indiscriminate exploitation indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis. Global ecological क्राइसिस. अब ये ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस क्या है? अब इसमें है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, environmental pollution, and land degradation. सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए आपका बगीचा है और आपने उसको कटवा के कुछ इंडस्ट्री वगैरह लगा दी, तो उसके धुएं वगैरह से भी जो है एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर पे इसका असर पड़ेगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ाएंगे आप. और पेड़ों की इतनी ज़्यादा कटाई होगी तो आप जानते हैं पेड़ क्या करते हैं, हवाओं को, जो फोर्स होता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं. ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं तो जो अरेबल लैंड होते हैं उनके जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो इतनी तेज़ हवा अगर चलेगी फोर्स से तो वो उसके साथ उड़ जाते हैं. तो इससे जो लैंड की फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाती है और लैंड डिग्रेडेशन भी होता है. तो ये दोनों चीज़ें रुकती हैं किसकी वजह से? ट्रीज़ की वजह से. और अगर उसकी कटिंग कर दी गई, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ों की कटाई हुई, तो ये सब पे इम्पैक्ट करेगा. ग्लोबल वार्मिंग पे भी, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे भी एंड लैंड डिग्रेडेशन. तो इस तरह से हमें इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से रिसोर्सेज का यूज नहीं करना चाहिए. अब दिल्ली में क्या है, जितना उसका एरिया नहीं उससे ज़्यादा पॉपुलेशन और उससे ज़्यादा गाड़ियाँ, इसकी वजह से वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है. सांस लेने में तकलीफ़ है, एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है. तो अगर आप अपने रिसोर्सेज, अगर वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर करके हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करें तो कहीं ना कहीं हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, लोगों की सेविंग भी होगी. तो जुडिशियस यूज़ अगर आप रिसोर्सेज का करेंगे देन इट विल हेल्प यू. अदरवाइज ये आपके लिए नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल यानी पूरे कंट्रीज़ के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक खतरा है, एक डेंजर है. सो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन जो रिसोर्सेज का हुआ उसने अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन ये सब बढ़ा दिया. अमेरिका रिसोर्स रिच कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत कम है, इसीलिए लोग काफ़ी रिच हैं क्योंकि उनको चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं. पॉपुलेशन कम है तो आप रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. आपके पास 100 रुपये है, 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है 50-50 हो गया, 10 लोगों में करना है 10-10 रुपये हो जाएंगे. और अगर एक ही है तो 100 है. तो इस तरह से जितना ज़्यादा संख्या आप बढ़ाएंगे उतना रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उतने पार्ट में डिवाइडेड हो जाएंगे. इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए हमारे पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. और डिस्ट्रीब्यूट क्या, कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा है. तो इस तरह से जो इनडिस्क्रिमिनेट उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक अल्टीमेटली कारण है जो गैप्स है रिच एंड पुअर के बीच में. तो वहाँ पे जब रिसोर्स रिच है, अमेरिका वगैरह में देखो एसी वगैरह बहुत यूज करते हैं वो सब. तो इस तरह से, और वहाँ पे जब शुरू में इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ अमेरिका में या फिर ब्रिटेन में, तो
तो उन्होंने बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जब शुरू किया तो कोल वगैरह से पहले फैक्ट्रियाँ चलती थी ना, कोल इंजन से थे जो रेलवे वगैरह में, तो ये सब कुछ बड़े कारण थे जिसके कारण इन्वायरमेंट पे इसका असर हुआ. बट नाउ वी कैन जुडिशली यूज इट टू सस्टेन दीज रिसोर्सेज. तो ये 3 मेजर रीजंस थे जो मैंने आपको बताया कि इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से अगर आप रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो ये अल्टीमेटली पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है. अब ये तो हो गई प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम है, हमने इम्पोर्टेंस समझा रिसोर्स के कि रिसोर्स का इम्पोर्टेंस क्या है. देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विद द रिसोर्सेज, व्हाट आर द चैलेंजेस वी आर फेसिंग. नाउ कम टू द सॉल्यूशन कि व्हाट इज़ नीडेड, ज़रूरत क्या है. एक तो सिंपली आप जानते ही हैं कि रिसोर्सेज को क्या करें, हम इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें एंड इक्विटेबल distribution of resources an equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life, for a sustained quality of life and global peace. देखो, अगर रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वल का मतलब एकदम इक्वल नहीं होता, इक्वल का मतलब ऐसा हो कि गैप बहुत ज़्यादा ना हो. गैप तो हमेशा रहेगा, कुछ लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, कुछ के पास कम, बट इतना भी ज़्यादा नहीं कि कुछ के पास है ही नहीं, कुछ के पास बहुत ज़्यादा है. अब जैसे किसी के पास 100 बीघे लैंड है, किसी के पास एक व्यक्ति के पास 100 बीघे लैंड है और 100 लोगों के पास एक भी बीघे लैंड नहीं है. इससे तो बेटर है ना कि सबके पास एक एक बीघा या फिर उससे भी कम, लेकिन लैंड हो कम से कम जिससे वो सरवाइव कर सके. पता चला कंट्री का जो 90% रिसोर्सेज हैं वो केवल 10% लोगों के पास है. तो इस तरह से नहीं होना चाहिए. तो एक इक्विटेबल यानी एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम रिसोर्सेज का कर दें तो ये अल्टीमेटली आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको सस्टेन करा देगा. सस्टेन कराने का मतलब लंबे समय तक आप ये क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं और इससे ग्लोबल पीस भी इस्टेब्लिश होगा. भाई रिसोर्सेज अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो जो इतना लड़ाई हमेशा रिसोर्सेज को लेके होती है. अब देखो ईरान वगैरह में जो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, ईरान इराक, वो क्यों चल रही है? क्योंकि वो रिसोर्स रिच है, स्पेशली उन रिसोर्सेज में रिच है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है. ऑयल, पेट्रोल, यानी पेट्रोल की इतनी ज़्यादा डिमांड है और पेट्रोल रिच कंट्रीज हैं वो. इसकी वजह से वहाँ पे हमेशा देखिए कन्फ्लिक्ट, क्योंकि उन रिसोर्सेज पे अमेरिका अपनी तरफ से कंट्रोल करना चाहता है, रसिया अपनी तरफ से. तो एक विवाद बना हुआ है, एक कन्फ्लिक्ट बना हुआ है. वहाँ की एक स्टेबल गवर्नमेंट भी नहीं बन पा रही, और बनती है तो उसको अनस्टेबलाइज कर देते, डिस्टेबलाइज कर देते. तो इस तरह से अगर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो जाए तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सस्टेन कर सकती है एंड ग्लोबल पीस को हम मेंटेन कर सकते हैं. तो ये तो था एक सिंपल सा सलूशन कि कैसे हम इसको ठीक करें. और अगर ऐसा ना हो, अगर मान लो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का ना किया जाए, देन व्हाट विल हैपन? इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं किया गया, देन
if the present trend of resource depletion, if the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, then the future of our planet, the future of our planet is in danger, is in danger. तो अगर इसी तरह से ये ट्रेंड चलता रहा और हम इस पर कुछ रोक नहीं लगाए या कुछ किए नहीं, तो अल्टीमेटली ये होगा क्या, हमारे पूरे प्लेनेट के लिए एक खतरा हो जाएगा। और फिर जो लोग रिसोर्स को एक्यूमुलेट करके बैठे हैं ना, दे कैन नॉट इवन, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने ये देखा कि व्हाट आर द सॉल्यूशन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट कैन बी डन। तो ये चीज़ें हमने क्लियर कर दिया कि क्या रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस क्या है एंड व्हाई डू वी नीड इट, सॉरी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू सॉल्व इट। और अगर ऐसा नहीं करेंगे देन व्हाट विल हैपन, ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरह से एक हमने बताया था आपको कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, दूसरा है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग is essential resource planning is essential for sustainable resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. तो रिसोर्स प्लानिंग अगर आप करेंगे तो इस तरह से हम सभी प्रकार के जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ्स हैं उनको भी हम बचा सकते हैं, अदरवाइज ये धीरे धीरे डिप्लीट कर जाएंगे। तो जैसे तालाब है, तालाब में अगर मान लीजिए तालाब को आप बहुत गंदा करते जाएंगे, पोल्यूशन कर देंगे, तो उसमें मछलियाँ जो होंगी वो मर जाएंगी सब एक समय के बाद। तो हमें उन्हें बचाना है, डिफरेंट वेराइटीज़ की जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उन्हें हमें सेव करना है सो दैट वी कैन सर्वाइव। अदरवाइज अगर वो नहीं सर्वाइव करेंगे तो फिर हम लोगों का भी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, रिसोर्स प्लानिंग। जैसे मान लीजिएगा आपके पास 10,000 पर मंथ आ रहा है पैसे, अब आपको कैसे अपने घर को मैनेज करना है, कितना पैसे फीस में, कितना आपको खाने पीने पे खर्च करना है, कितना कपड़े पे खर्च करना है, मोबाइल पे कितना खर्च करना है, यू हैव टू मैनेज इट। तो यू शुड हैव सम प्लान, आपके पास एक प्लान होना चाहिए। तो ऐसे ही में रिसोर्स को कैसे यूज करना है, कितनी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा तो नहीं हो गया, या ये जो एक्यूमुलेशन चल रहा है इस पे कैसे रोक लगाएं,
तो इस तरह इन सब सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स की एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो सारे प्रकार की जो लाइफ्स है उसको अगर हमें सेव करना है, सस्टेन कराना है, देन वी नीड ए रिसोर्स प्लानिंग। तो अब समझ लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये क्या है। अब यहीं से प्लानिंग से ही आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? डेवलपमेंट should take place, डेवलपमेंट should take place। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मानना है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को बिना डैमेज किए आप डेवलपमेंट करिए, और अगर इस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है देन यू कैन कॉल इट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है जिसमें एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखा जा रहा है तो उस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें एक पॉइंट और है, डेवलपमेंट इन प्रेजेंट development in the present should not compromise development in the present should not compromise with the need of the future generation, with the needs of the future generations। तो डेवलपमेंट हमें ऐसे करना है जिससे हम अपने प्रेजेंट की ज़रूरतों को तो फुलफ़िल करें, प्रेजेंट में हमारी जो भी नीड्स हैं उसको हम फुलफ़िल करें, उसके साथ साथ हमें फ्यूचर जनरेशन्स की भी जो नीड है उसको ध्यान में रख के काम करें। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से हम उसे यूज करना शुरू कर दें एंड सो दैट इन फ्यूचर आप फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। अब ऑयल है, कोल है, इसको आप बहुत तेज़ी से अगर यूज कर ले जाएंगे तो ये एक समय बाद ख़त्म हो जाएगा, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सो वी नीड टू सेव देम। तो इसीलिए हम उसको रिजर्व करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी जिससे हम उसका अल्टरनेटिव ढूंढ सकें, और उससे कुछ हम कोल का यूज करें, कुछ अदर चीज़ों का यूज करें। जैसे पेट्रोल से कार चलती है तो डीजल से चलती है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक से चलाने पे फोकस हो रहा है ना। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है, सीएनजी से चल रही हैं गाड़ियाँ, ये जो शिफ्ट हम कर रहे हैं, ये अल्टरनेटिव चीज़ें हम जो डेवलप कर रहे हैं सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन कैन आल्सो यूज़ दोज रिसोर्सेज विच वी आर यूजिंग। तो इस तरह से हमारी आज की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और ये फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सेव भी रहे। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर ये जो कंसेप्ट पे जितनी कंट्रियाँ डेवलप होंगी उनके यहाँ रिसोर्सेज बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होंगे और वो फ्यूचर जनरेशन्स में भी उनको रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी, डिप्लीट नहीं होगी।
इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एक समिट हुई थी, पहली समिट हुई थी रियो डी जेनेरो में। लेट मी राइट द नेम। रियो डी जनेरो, ये कहाँ है? ये अर्थ समिट था। अर्थ समिट मतलब जो अर्थ को बचाने के लिए, अर्थ समिट, और ये हुआ था 1992 में, ये जो समिट हुआ था। अब इस समिट का मेन मोटिव क्या था, पहले हम समझ लेते हैं कि कब हुआ था। तो ये हुआ था इन जून 1992 में। जून 1992 में बहुत सारी कंट्रियों के लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, एंड फॉर दिस वी नीड अ ग्लोबल कोऑपरेशन। कोई एक कंट्री अगर मान लीजिए पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रही है, बाकी दूसरी तीसरी कंट्रियाँ नहीं कर रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि इन्वायरमेंट केवल उस कंट्री के ऊपर का खराब होगा, ये ओवरऑल ग्लोबली इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए एक ज़रूरत महसूस हुई लोगों को कि हमें ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए समिट करें, मिले। तो यही समिट होती है रियो डी जेनेरियो। ये एक प्लेस है, एक सिटी है, ब्राज़ील का एक सिटी है, बहुत ही प्यारा शहर है, ये एकदम समुद्र के किनारे है। तो यहाँ पे ये समिट रखी गई, और ये कब की बात है? ये जून 1992 में समिट होता है, एंड मोर देन 100 heads of states, यहाँ पे स्टेट्स का मतलब है कंट्रीज, मोर देन 100 heads of states met in